मौसम के पारे के साथ सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। तीनों सीटों पर अब मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच दिख रहा है। हालांकि सहाड़ा विधानसभा का चुनाव अभी भी रोचक है। यहां पर लादूलाल पिथलिया के नाम वापसी के बाद वोटर्स में नाराजगी दिख रही है। वहीं आरएलपी के बद्रीलाल जाट का फैक्टर भी भाजपा के लिए चुनौती खड़ा कर रहा है। उधर राजसमंद के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, जहां सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। सुजानगढ़ को देखें तो यहां भी भाजपा और कांग्रेस सीधे मुकाबले में खड़ी है। इस बीच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने तीनों सीटों पर जीत का दावा किया है। उपचुनाव की सियासत में नाम वापसी के आखिरी दिन बड़ी संख्या में नाम वापस हुए। उधर बेरोजगार महासंघ ने कांग्रेस को समर्थन देते हुए अपने प्रत्याशियों के नाम वापस लिए, जिसको कांग्रेस चुनावी मुहिम में बढ़त की तरह देख रही है। उधर कांग्रेस में बगावत नहीं होना भी पार्टी के लिए बढ़त दिखा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस तीनों सीटों पर जीत के समीकरण देख रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार ने 2 साल में बेहतर काम किया है, जिसको जनता उपचुनावों में वोट देकर साबित करेगी। तस्वीर साफ होने के बाद अब उपचुनाव की सियासत और तेज होगी। वहीं पार्टियों के बड़े नेताओं के दौरे भी होंगे। देखना होगा कि उपचुनाव की इस त्रिकोणीय सीरीज में कौन बढ़त बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर प्रभात। खास खबरों में आज हम बात करेंगे विधानसभा उपचुनाव को लेकर। आज बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तीनों सीटों पर जो चुनावी रण है वो साफ हो चुका है।
प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए हैं, उसके बाद किस तरह की तस्वीर अब निकल कर सामने आई है, कौन किसके लिए किस तरह से चुनौती बन सकता है, कौन से मुद्दे हावी हो सकते हैं और वर्तमान राजनीति में जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, उनका कितना असर इन तीनों विधानसभा उपचुनावों पर पड़ेगा। साथ ही कितना जरूरी है कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये तीनों सीटें जीतना। आगे कितना परेशानी पैदा कर सकते हैं विरोधी दल, किस तरह की परेशानी पैदा कर सकते हैं, इसकी एक थोड़ी सी समीक्षा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर कांग्रेस से हमारे साथ राजेंद्र आर्य जी इस चर्चा का हिस्सा है। बीजेपी प्रतिनिधि के तौर पर अशोक सिंह शेखावत जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ हैं और जन टीवी की न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। श्याम जी, सबसे पहले आपके पास आना जरूरी है। अभी जो फिलहाल तस्वीर निकलकर सामने आई है, तीनों सीटों पर कई प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए और जो हाल ही में घटनाक्रम हुआ पीतलिया का, उसके बाद क्या लगता है ये कितना एक बड़ा मुद्दा हो गया है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए इन तीनों सीटों को जीतना। और ये सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई नहीं, अब जिन बड़े राजनेताओं ने कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से अपनी अपनी पूरी दमखम लगाई है, खुद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी इसे एक मैदान माना जा रहा है। देखिए प्रभात जी, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 2.5 साल बाद शासन के उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव होने का मतलब है कि शासन में किस प्रकार की आपकी गतिविधि है, सरकार के क्या कामकाज है, उसका निश्चित रूप से पहला परीक्षण है, अग्नि परीक्षा होगी। जिसे अगर आप जीत जाते हैं तो आप लोगों को कहने की स्थिति में आओगे कि सरकार ने कामकाज किए, वो लोगों को पसंद आ रहे हैं और उनके पक्षधर हैं। और बीजेपी अगर कोई चुनाव जीतती है, क्योंकि बीजेपी की 1 सीट है और कांग्रेस की 2 सीटें हैं, तो अगर बीजेपी अपनी सीट को बरकरार रख लेती है, यदि कांग्रेस की 1 सीट को छीन लेती है, तो इससे बीजेपी भी कहेगी कि हमारे जो कृषि बिल थे उसका समर्थन कर रहे हैं लोग, और अलग अलग तरीके से, और आने वाले समय में हम अपना शासन स्थापित करने में कामयाब होंगे। ये दोनों प्रदेश नए हैं, दोनों जाट हैं, ऐसी स्थिति में दोनों प्रदेश की भी पहली परीक्षा है, के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी तो, क्योंकि आज तो सब क्लियर हो गया है। आप देखिए कि आज नामांकन 14 लोगों ने वापस लिए हैं और 12 नामांकन रद्द। अब आप अगर मौजूद में मुकाबला हो गया, आरएलपी के जो सदस्य हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने निश्चित रूप से दोनों पार्टियों के को दुविधा में डाल दिया है। अब देखिए, कहीं जातिगत आधार पर वोट ले जाएंगे वो, तो जीत हार में वो उनकी अहम भूमिका हो सकती है। अब वो कितने कारगर हो पाएंगे, कितने नहीं हो पाएंगे। अगर सुजानगढ़ में अगर बात करें तो अभी मौजूदा 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, जिसमें से आरएसपी का है, कांग्रेस और बीजेपी के निर्दलीय है, उनका कुछ ज्यादा अस्तित्व तो नहीं होता। और अगर आप राजसमंद करें तो सर आरएलपी का खड़ा हुआ है। और सुजानगढ़ की अगर बात करें, 8 चुनाव मैदान में, जिसमें कि आरएलपी का अलग है और कांग्रेस का अलग है। ये बात सही है कि देखिएगा, आज कांग्रेस ने कोशिश करी कि जो बेरोजगार संघ था, उन्होंने अपने प्रत्याशी 2 जगह खड़े कर दिए थे, नाम वापस ले लिए। कांग्रेस ने ये कहने का प्रयास किया है, बेरोजगार हमारे साथ में, हमको नुकसान पहुंचाने वाले थे नहीं, लोग पहुंचाएंगे। लेकिन ये बात सही है कि आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव आगे होगा, तो आपको दोनों ही पार्टी के जो स्टार प्रचारक दोनों सारे हैं, और बीजेपी ने 100 लोगों की टीम बनाई है, या कांग्रेस ने भी 100 लोगों की टीम बना करके वहां भेजने का प्रयास किया है, तो आपके पास 2 या 3 दिन में चुनावी रंगत हमारे यहाँ शुरू हो जाएगी। क्योंकि आज ये तय हो गया है कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। अब देखिए, बीजेपी ने तो इतना स्थिति सारडा में स्थिति बन रही थी कि वहां का एक प्रत्याशी है जो कारोबार भी था उसका बेंगलोर में, उसको इस तरह से काबू में करने का प्रयास किया केंद्रीय सरकार। हमारा बहुत दमदार नेता है, और जब टिकट नहीं मिला तो वो अलग होने की बात होने लगी, तो उनको फिर प्रयास किया गया और कल उन्होंने नाम वापस ले लिया। और नाम वापस लेने के साथ वीडियो और इस तरह सामने आया। ये बात नहीं कि पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, कोई चुनाव लड़ता है, हारना नहीं। सब ये दावा करते हैं हम जीतेंगे,
लेकिन जीत हार का फैसला तो मतदाता करता है, और मतदाता आपको बताने का प्रयास करता है कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। तो ये बात सही है कि कांग्रेस ने दो है, जो कि कैलाश त्रिवेदी है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, उनको सिंपैथी का गेन होगा। उनके जो देवर चुनाव लड़ रहे थे नहीं लड़े, तो उनकी स्थिति कुछ मजबूत नजर आती है। अगर जी रतनलाल जाट की बात करें तो रतनलाल जाट पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, और यहाँ पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रह भी चुके हैं। अब उनके साथ में वहां पर जो आरएलपी ने बद्री जाट को खड़ा किया है, जो कि इन्हीं के पहले उम्मीदवार हुआ करते थे, बीजेपी के जो 50,000 वोट लगे थे, वो कितना इनको नुकसान पहुंचा पाएंगे और कांग्रेस किस प्रकार से अपना चुनाव जीतेंगे, ये आने वाले समय बताएगा। जी। और राजसभा में तो बात करें तो किरण, मैं आऊंगा आपके आपके पास वापस आऊंगा। राजेंद्र जी, आप बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं, कांग्रेस की वो सिंपैथी वोट लेने की कोशिश कर रही है और उनके सामने विकास का जो विजन है गहलोत सरकार का, वो मुकाबला कर रहा है। लेकिन सिंपैथी वोट पाने की कोशिश तो कांग्रेस ने भी की है, गायत्री देवी को टिकट दिया है। इसके अलावा अगर मनोज मेघवाल की बात करें तो वो भी भंवरलाल मेघवाल के बेटे हैं। तो सिंपैथी वोट पाने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है, तो बीजेपी पर आरोप किस तरह से लगा रही है फिर? देखिए प्रभात जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां तक इस चुनाव की बात है तो आपने अगर देखा होगा, और कल आज के अखबारों की सुर्खियां और कल पूरे दिन ये मुद्दा छाया रहा था, जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी का पर्चा उठवाया गया डरा कर धमका कर, तो ये अपने आप में ये पार्टी जो अपने आप को मतलब चाल चेहरा और चरित्र की पार्टी बोलती है, उस पार्टी ने डरा धमका कर या केंद्रीय जांच एजेंसियों का प्रलोभन मतलब दबाव डालकर जिस तरीके से कर्नाटक में उनके प्रतिष्ठान बंद करवा दिए, उनका जो ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद में इस पूरे देश ने देखा कि इस पार्टी का क्या तरीका है और किस तरीके से ये गुंडागर्दी से पार्टी कर रही है, और लोकतंत्र में या संवैधानिक जो संस्थान है उसके ऊपर पूरी मतलब आस्था नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है तरीके से हमला किया, जानलेवा हमला, गाड़ी को तोड़ा गया, इस तरीके से ये इस तरीके से लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मतलब भाजपा को बचना कि ये क्या कर रहे हैं। आप देखा होगा असम के अंदर एक दिन के जो प्रत्याशी थे उसके गाड़ी के अंदर से ईवीएम मशीन बरामद होती है। ये देखिए ना आप, आज भाजपा का चेहरा जिस ममता बनर्जी मतलब आवाज निकाल निकाल के भाषण दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और जहां तक राजस्थान के उपचुनाव की बात है तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अपने जो 2.5 साल का जो कार्यकाल है, तरीके से कोरोना काल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना प्रबंधन किया है, प्रदेश को महफूज रखा, सुरक्षित रखा। और आपने देखा कि हमारी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरुआत किया है। मुख्यमंत्री पूरा का पूरा हमारे देश प्रदेश के लोगों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को लेकर पर हम अपना चुनाव से 4 तारीख के बाद से हमारा चुनाव प्रचार है प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि आज नाम वापसी के बाद में पिक्चर बिल्कुल तस्वीर क्लियर हो चुकी है। तस्वीर क्लियर हो गई है। अब आपकी जो कोशिशें हैं उनको आप चुनावी मैदान में चुनावी रैलियों के जरिए अंजाम देंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों में से राजेंद्र जी या अशोक जी, आपके यहाँ से कुछ आवाजें आ रही हैं आसपास से, अगर वो शोरगुल कम हो सके तो आपकी आवाज हम तक साफ पहुंच सकेगी। अशोक जी, आपके पास आना चाहूंगा। कल का जो भी वाकया हुआ, जो पीतलिया जी ने लेटर लिखा, सुरक्षा की मांग करते हुए लेटर लिखा है, और इसके अलावा उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें धमकी दी जा रही है, उनके प्रतिष्ठानों को बंद करने की बात भी कही गई है। कल हमारी बात हुई थी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से, उन सबने इस बात से इनकार किया और ये कहा कि हो सकता है कि उनकी आवाज किसी ने निकाली हो या फिर उन्होंने भावनाओं में बहकर ये चिट्ठी लिख दी हो। शाम तक किसी ने भी पीतलिया को फोन नहीं किया बीजेपी से। आपको नहीं लगता कि ये ऐसा मुद्दा सामने आ गया है बीजेपी के लिए, जो बाकी तो ठीक है, बीजेपी के सामने जो बीजेपी के बागी बनकर चुनौती खड़े हुए हैं, उससे ज्यादा चुनौती ये मसला सामने आ गया है बीजेपी के लिए? प्रभात जी, जिस प्रकार से जैसे कल का नाम वापसी का बात आई, तो इससे पहले अपन देखेंगे कम से कम 1 महीने या 100 महीने पहले के लगभग श्याम जी भी उस समय वो कॉन्फ्रेंस के अंदर होंगे, जिसमें बीजेपी कार्यालय के अंदर कॉन्फ्रेंस की गई और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर पीतलिया जी को उस बीजेपी में वापस से शामिल किया गया।
और उन्होंने कहा कि आकर के कि मैं बीजेपी के अंदर एक सिपाही के रूप में रहूंगा, जो मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी वो जिम्मेदारी का वहन करूंगा। ये बात वहां तक चली। उसके बाद में टिकट वितरण की बात आई। जिस प्रकार से हमें यह लगा कि डॉक्टर रतन लाल जी 3 बार विधायक रहे हैं, उनकी अच्छी छवि है वहां पर, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके वैसेस के आधार पर और आंतरिक जो सर्वे करवाए उसके आधार के ऊपर उनको टिकट दी। अब आता है कि उन्होंने चुनाव के अंदर नामांकन भरा। उनको ये लगता था कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन पार्टी एक को टिकट देती है। उसके बाद में पार्टी कोई चाहे नगर निगम के चुनाव हुए, हमारे चाहे पंचायत समिति के चुनाव हुए, ये एक प्रक्रिया होती है कि पार्टी चाहती है कि उनका कैंडिडेट जो उन्हीं के साथी था और वो नहीं लड़े, क्योंकि ये कांग्रेस नहीं, बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है और दलीय भी करते हैं। और जिस प्रकार से उनको बिठाने की कोशिश करी है और उसको इतना तूल दिया जाए कि साहब ये पितलिया जी का हो जाए, तो कांग्रेस तो अपना आंतरिक देखे ना कि जिस प्रकार से आपने यदि बेरोजगार संघ को आपने बिठाया है, बेरोजगार संघ आपके एकदम खिलाफ था कि साहब नौकरी नहीं निकाल रहे, हम लड़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, पार्टी करेंगे, और उनसे आप परिचर्चा करके आप कर रहे हो, तो वो उसमें आप नहीं देख रहे कि आपने तो वही प्रक्रिया अपनाई कि समझाइश करके उन्हें बिठाया। सब कुछ ये प्रोसेस और प्रक्रिया है। और जहां तक इनकी बात आती है कि साहब इस प्रकार की जो वीडियो जारी हुए और ये लेटरबाजी जारी हुई, ये तो 30 तारीख को ये लेटर जारी किया गया, उस मुख्यमंत्री के नाम लिखा गया, तो सरकार ये बताए कि हमें कब मिला, ये वो नहीं बताया जाता है, और वो कल बताया जाता है और कुछ चैनल के द्वारा एक दिन पहले बताया जाता है। तो सरकार को ये पता था उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है, तो आपने क्या किया सरकार ने? आपने इंतजार किया इस चीज का कि कब क्या हो। तो हम ये कह रहे हैं कि ये लेटर उनके द्वारा लिखा नहीं गया, फैब्रिकेटेड जिस प्रकार से वीडियो की गई है, सरकार करती भी है, पहले खुद उन सचिन पायलट जी के लिए किया गया है। तो सरकार लोकतंत्र की बात करे कि हम स्वच्छता की बात करें, तो ये कहां से आ जाएगा? तो खुद कांग्रेस देखे कि हम चुनाव में हम जाएं, चुनाव में क्या मुद्दे लेके जाओगे? क्या ये मुद्दे लेके जाओगे? इस प्रकार के मुद्दे क्या आपके नहीं बिठाए? क्या आप लेके जाए? हमने 2.5 साल में क्या कार्य किए, उन कार्यों को बताइए आप जाकर जनता के बीच में। वो आप नहीं बताओगे, हमें मालूम है नहीं बताओगे आप, लेकिन जनता सब समझती है। मैं आऊंगा आपके पास वापस। कपिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगेश जी, अभी जो भी स्थिति बनी है, देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों की स्थिति एक अलग ही मोड़ पर यहाँ पर नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए तो अलग तरह का मैदान है, लेकिन बीजेपी के लिए जो खुद के बागी हैं, चाहे उप प्रधान की बात करें या फिर जो पीतलिया वाला मामला हुआ उसकी बात करें, इसके अलावा जो आरएलपी के उम्मीदवार हुए मैदान में, क्या लगता है ये जो अलग है कांग्रेस की चुनौती दोनों के लिए मैदान में देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी बात यह है कि ये तो तय है कि जगह पे त्रिकोणीय मुकाबला, उसकी वजह है सहारा में जैसे अभी लेके आने के बावजूद भी वापसी भी अभी नहीं है, वहाँ भी रहा, क्योंकि वहाँ लेटर निकला, लेटर के बाद वीडियो वायरल है। आज भी हमारे कार्यकर्ताओं से बात हुई है, जो समर्थन उनसे, उनका साफ कहना है कि हमारा रुख साफ नहीं है, नाम हुई है, तो अभी बीजेपी को मशवरा करना पड़ेगा। लाल जाट जैसे नामांकन समझते, तो वहाँ पे भी अगर नुकसान होता है, क्योंकि जो पार्टी का वर्चस्व जो बीजेपी मानती चलती है कि एक एक पार्टी का वर्चस्व बहुत महत्वपूर्ण है, वो पूर्व विधायक रही है इनको, तो वो हम परेशानी पैदा कर सकते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात जो ये है हनुमान बेनीवाल की, जो एनडीए के घटक दल के नेता रहे, वो किसानों की राजनीति कर रहे हैं, युवाओं की, बेरोजगारों की करते हैं। तो ऐसे में अगर वो इस वैल्यू से आते हैं, वो एरिया तो पड़ता है शेखावटी वाला, वहाँ पे काफी वो चुनौती दे सकते हैं। इसके प्रभाव अभी बहुत अभी होगा, क्योंकि अभी आज तस्वीर साफ हुई है। अभी कितना कोई लगा सकता है, अगर बैठ भी नहीं रहा है प्रत्याशी जिसको हम बागी मान के, वो लास्ट मोमेंट प्रयास रहता है कि आप उनको बैठाइए। लेकिन कांग्रेस से मान के चल रही है कि गायत्री देवी त्रिवेदी को सिंपैथी मिलेगी, मनोज मेघवाल को मिलेगी, तो माहेश्वरी को क्यों नहीं मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल होगा। यहाँ पे तीनों ही सीटों पर एक तरफ तो प्लस पॉइंट अगर कैंडिडेट्स को मिलेगा, थोड़ा बहुत भी होता है कि एक सिंपैथी होती है, और सिंपैथी सरकारें चली भी गई हैं, कोई स्थितियां बनती हैं, तो 4 से चुनाव 3 जगह हो रहा है, तो यहाँ काफी कुछ असर करेगी। सबसे बड़ी जो कांग्रेस के, क्योंकि 2 सीट कांग्रेस की, एक भाजपा। कांग्रेस अभी आपको ध्यान होगा कि सरकार क्या स्थिति रही थी, कटारी विधानसभा की बात, तो अगर यकीन करिए
आग लगाएंगे। तो एक एक चीज को देखेंगे, देखेंगे। कहते हैं कि संसाधनों का भी ये होगा कि वसुंधरा राजे के टाइम पे 4 लोग मेंबर पार्लियामेंट बनकर जिसमें भाजपा से कांग्रेस खोली में चली गई थी। तो ये पता नहीं है मतदाता का क्या रुख रहे, अभी थोड़ा अर्ली होगा, लेकिन चलिए जैसे आएंगी जब जनता तक हम हमारे दर्शकों तक अपडेट पहुंचा। लेकिन फिलहाल तो यही कह सकते हैं तीनों सीट पे बिल्कुल श्याम जी, जो चुनावी मैदान रहा अब तक की, जो भी कार्यक्रम चुनावी मैदान में हुए हैं, उन सब में ये देखा गया कि कांग्रेस तो अपनी एकजुटता का मैसेज देती हुई नजर आई, लेकिन बीजेपी उस एकजुटता का मैसेज देने में एक तरह से नाकाम रही। क्या ये नेगेटिव तौर पर देखा जाएगा? हालांकि स्टार प्रचारकों की सूची में उस नाम को भी शामिल कर लिया गया जो अब तक चुनावी मैदान में एक मंच पर नजर नहीं आया था। देखिए प्रभात जी, क्योंकि आने वाला समय तय करेगा कि वसुंधरा राजे सक्रिय हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, ये तो अशोक जी बता पाएंगे, क्योंकि इनकी पार्टी में अभी तक सतीश पूनिया ने डिक्लेयर नहीं किया कि हमारे नेता वसुंधरा राजे तीनों जगह प्रचार करने जाएंगी या उनके किस तरह। लेकिन ये बात है, पार्टी नेतृत्व ने तो उनका नाम स्टार प्रचारकों में तो दिया है। अब वो अब देखिए, चुनाव प्रचार तो अभी 3-4 दिन बाद ज्यादा देखने को मिलेगा। आज तस्वीर तो बिल्कुल क्लियर होगी कौन कौन से उम्मीदवार आपके चुनाव लड़ रहे हैं। अभी जितने थे वो हटने थे, जो हट चुके। देखिए सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं तो आपके राजसमंद में 10 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, और अगर सुजानगढ़ में करें तो 9 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, और साड़ा में 8 उम्मीदवार। ये बात सही है, जैसे योगेंद्र जी ने कहा कि बेरोजगार जो संघ है और उपेंद्र यादव है वो निश्चित शेखावटी सक्रिय है, तो नुकसान तो पहुंचा सकते थे अगर उनको कुछ बैठाने का प्रयास किया है। जैसे अशोक जी कह रहे थे कि हमने अपने प्रत्याशी को बैठाने का प्रयास जैसे करना चाहिए वैसे कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से आपने अपने प्रत्याशी को बैठाने का प्रयास किया, आपने तो शासन तंत्र का सदुपयोग किया। कांग्रेस से शासन तंत्र का उपयोग तो किया कि उन्होंने उनको समझा लिया कि हम आपकी मांगों को पूरी करेंगे और हम आपके साथ हैं, लेकिन आपने तो उस प्रत्याशी को व्यक्तिगत रूप से धमकी दे दी। अगर नहीं किया तो उस व्यापार में उल्टा आपको क्या होगा। थोड़ा सा बीजेपी में एहसास आया, उनके कार्यकर्ता जिस तरह से काम कर रहे थे, क्या होगा आएगा कि क्या पूरी तरीके से चलिए जो इनके उम्मीदवार थे वो समर्थन करेंगे या फिर बेंगलोर जाके बैठ जाएंगे। ये बहुत सारी चीजें अभी थोड़ा सा, ये बात भी सही है कि आरएलपी के जो उम्मीदवार खड़े रह गए हैं और जो कि इनके मूल उम्मीदवार भाजपा के थे, वो अगर चुनाव मैदान में हैं अभी, वो कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं। बजरी जाट इनके लिए नुकसानदायक तो है निश्चित रूप से। सही है, कांग्रेस की 2 सीटें थी, कांग्रेस अपनी सीटें बचाती है, वो देखिए सिंपैथी के आधार पर दोनों सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और बीजेपी राजसमंद में सिंपैथी के आधार पर चुनाव लड़ रही। कोई पार्टी ये नहीं कर रही है कि हम कांग्रेस के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, या बीजेपी की नहीं कह पा रही है वहां पर कि हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के आधार पर, तो हम सिंपैथी के वोट लेके जीतना चाहते हैं। तो आखिर पार्टी के वजूद है या नहीं है, इन नेताओं को ये कहने की दिक्कत क्यों हो रही है कि हम तो केवल उनके भरोसे जीतेंगे, क्योंकि हमारे तो उन्हीं के कारण हम चुनाव जीतते आए। ये भंवरलाल मेघवाल चुनाव जीतते थे इसलिए उनके बेटे को दे दिया, या फिर कैलाश त्रिवेदी के टिकट इसलिए दिया कि सिंपैथी के वोट मिलेंगे। अब सिंपैथी के वोट मिलते ही नहीं मिलते, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोनों ही पार्टी ये नहीं कह रही है कि हमारा पार्टी का उम्मीदवार है इसलिए जीतना चाहिए। नहीं, ये तो उनके परिवार का काम अधूरा रह गया इसलिए पूरा करने के लिए उम्मीदवार खड़े हैं। तो ये सारी बातें हैं, राजनीति में जीत सबसे बड़ी होती है, और जीत कैसे भी हो, चाहे उनको सिंपैथी से जीते भी जीत हो जाएगी तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत भी कहेंगे कि मेरे कार्यकाल में जो कुछ कामकाज अच्छे हुए उसका परिणाम है। सतीश पूनिया की जीत हो जाएगी, सतीश पूनिया कहेंगे कि देखिए मैंने कितना कार्यकर्ताओं में काम किया, जोश भरा, इस कारण तो पार्टी चुनाव जीती है। तो ये सारी बातें हैं कि जीत हार का श्रेय तो सब लेने के लिए तैयार होते हैं, हार का कोई नहीं लेता है, जीत का श्रेय सब लेना पसंद करते हैं। हार जाएंगे तो कहेंगे कि क्या हमारे तो इन्होंने तो साधनों का दुरुपयोग किया सत्ताधारी पार्टी ने, इसलिए चुनाव हार गए। तो ये सब बातें आने वाले समय बहुत संदेश ये चुनाव देगा कि पार्टी की पकड़ कितनी मजबूत कहां पर है कहां नहीं है,
ये फैसला अब ये चुनाव 2 मई को जब गणना होगी उस वक्त सामने आएगा। बिल्कुल। योगेश जी, जिस तरह से तीनों विधानसभा क्षेत्रों में जब नामांकन का दिन था, हेलीकॉप्टर से यात्राएं की गई और एकजुटता का संदेश देने को सबसे प्राथमिकता में रखा गया। क्या लग रहा है कि बाकी मुद्दों से ज्यादा जरूरी कांग्रेस के लिए इस चुनाव में जनता तक ये मैसेज पहुंचाना जरूरी था कि जितना भी जो एपिसोड हुआ था पिछले कुछ दिनों में, वो एपिसोड राजनीतिक एपिसोड था, वो गुजर गया, लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक है और ये मैसेज जनता के बीच में देने के लिए ये सारी भागदौड़ की गई थी और इसी को प्राथमिकता में रखते हुए बाकी सारी चीजों को गौण कर दिया गया। लेकिन एक दिन में तीनों जगहों को हेलीकॉप्टर से तय करना और एक मंच पर सचिन पायलट का, अशोक गहलोत का और बाकी सभी नेताओं का एक साथ होना, अजय माकन का उनके साथ होना, ये मैसेज को प्राथमिकता में रखा गया। अगर ये मैसेज नहीं देते तो उनको डर था कि इसका नुकसान उनको तीनों सीटों में से किसी भी सीट पर हो सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। बीजेपी अभी ये मैसेज नहीं दे पाई है, आई नहीं और इसके लिए काफी महत्वपूर्ण है बीजेपी में यहाँ नामांकन वगैरह में कांग्रेस की उनकी आ सकती है, लेकिन वो नहीं पहुंच पाई। अब देखिए बीजेपी किस तरह से क्या लेकर के, लेकिन प्रभात ये एक बात कहनी होगी, श्याम जी भी तो आपको जानते हैं कि आज का चुनाव है वो बेस्ट नहीं, मुझे लगता नहीं है कहीं पे पैसा चलेगा, कहीं पे साथ में है वो सब कुछ चलेगा, किसी के व्यक्तिगत संबंध चलेंगे। तो मुद्दा देखिए बीजेपी ने देखा है पानी कानून व्यवस्था सरकार जी ने कुछ नहीं किया, कर्ज माफी का मुद्दा बनाए कि ये कुछ आधार जो होगा रिजल्ट आए हैं कि जैसे राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा की इलेक्शन है, उसमें कांग्रेस को तो ये भी जो है उसको समझना, और यहाँ भी एक सरकार को मौसम के बात कह सकते हैं, लेकिन कुछ मोदी रहेंगे कि मोदी को मजबूत करना है तमाम जो सरकार जी। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद आरएलपी को लेकर भी बात करेंगे। कांग्रेस बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आरएलपी दरअसल कांग्रेस की टीम भी है और उसी की तरह से काम कर रही है। क्या ये बात सही है और कितने क्यों ये बात बीजेपी की तरफ से चली जा रही है? तो बीजेपी जो कल तक गठबंधन आरएलपी के साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। उसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं खास खबर में उपचुनाव की, क्योंकि तस्वीर साफ हो चुकी है कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है और अब आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के दौरान किस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी, किसका कितना फायदा उम्मीदवार चयन को लेकर, मुद्दों को लेकर होता हुआ दिखेगा। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। आपको बता दें बीजेपी प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ अशोक सिंह शेखावत जी इस चर्चा का हिस्सा हैं। राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, ब्रेक पर जाने से पहले एक बात उठी थी आरएलपी को लेकर। वो आरएलपी जो कल तक गठबंधन, एनडीए गठबंधन में बीजेपी के साथ थी, आज उसी आरएलपी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो कांग्रेस की टीम बी है। क्यों? देखो कि जिस प्रकार के आप चुनावों की बात करें, यदि पंचायती राज की मैं बात बताऊं आपको, यदि पंचायती राज की चुनाव के अंदर यदि आरएलपी का यदि ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, उनको वोट प्रतिशत कितना मिला, यदि साड़ा की हम बात करें तो 0.48% मिला उनको पंचायत समिति वाले चुनाव में, और नगर पालिका का जो क्षेत्र था उसमें साड़ा के अंदर 0.03, और सुजानगढ़ की बात करें उसमें 4% के लगभग मिला, और राजसमंद के अंदर जो मैंने साड़ा बताया इसके लगभग या इससे थोड़ा कम मिला हुआ है। जहां तक आपने कहा बी टीम की बात आती है, बी टीम के लिए इसलिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के हर चीज के अंदर वो बात जो कांग्रेस कह रही है वो भी बात वो आरएलपी कहना चाह रही है। यदि हम कहें कर्ज माफी की बात करें, बिजली की बात करें,
बिजली तंत्र की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, रोजगार की बात करें, भत्ते की बात करें, कानून व्यवस्था से संबंधित बात करें, तो इस प्रकार के आरएलपी उसके अंदर बड़ा ही गौण है और एक इस प्रकार का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि जैसे वो सारा पचगुल्लू कांग्रेस की बनना चाह रही है। तो बी टीम का कहने का मतलब है कि वो कांग्रेस के किसी न किसी रूप में हाँ मिलाने की कोशिश कर रही है और उनकी जो नीतियां हैं और उनकी पैरेलल चलने की कोशिश कर रही है। तो एक राजस्थान के यदि चुनाव होते हैं, यदि पंचायत समिति वाले चुनाव देखें तो उसमें आरएलपी ग्रामीण क्षेत्र की मान जाती है। नागौर में जरूर उनका रहा है, कुछ ज्यादा नहीं कुछ रहा है, लेकिन इन तीनों चुनाव में उनका नहीं रहेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें शहरी वाले में, ग्रामीण वालों में तो नहीं था, लेकिन स्वतंत्र रूप से ये कोई पार्टी बना सकते हैं, अपना चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को कैसे न कैसे इसमें बेनिफिट मिले, इसलिए इन्होंने यहाँ पर उम्मीदवारों को उतारा है और उतार करके ये दर्शित होता है कि बी टीम के रूप में आरएलपी है जो काम कर रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जब तक वो एनडीए में शामिल थी तो वो बीजेपी की टीम भी थी? नहीं, देखो कि एक गठबंधन हुआ, उस आज हमारा तो गठबंधन था ना, हमारा तो गठबंधन था, इनका गठबंधन नहीं है। बेरुखा और बेरूपा गठबंधन इनके साथ है, मतलब साथ मिल जाओ आप, कोऑपरेट होकर के कौन मना करता है आपको? कोई कॉमन प्रोग्राम बन के कर सकते हो, लेकिन कॉमन प्रोग्राम नहीं करके एक बेनिफिट के लिए कर रहे हो। ये हम नहीं कह रहे, सभी जनता कह रही है कि किस लिए किया ये तो हम तो कह नहीं रहे ना, सभी कह रहे हैं। हम तो पॉलिटिकल पार्टी है, तो पॉलिटिकल पार्टी तो कहेगी इनके बारे के अंदर, क्योंकि वोट दिख रहा है कि वोट किस प्रकार से ये काटेंगे। और उम्मीदवारों का चयन कर देख लीजिए, उम्मीदवारों में पूरा आ रहा है कि किस प्रकार से उम्मीदवारों को दिया है। जहां तक मैं बताऊं आपको, साड़ा की बात है, जैसे श्याम जी ने कहा कि बद्री जी जो जाट है वो खड़े हुए हैं, और जो रूपलाल जी जो पिछली बार भाजपा के प्रत्याशी थे उनके भाई हैं। रूपलाल जी खुद हैं जो चुनाव के अंदर बीजेपी के साथ दे रहे हैं, रतनलाल जी के साथ साथ उनके हर क्षेत्र में जिनका प्रोग्राम बनता है कि दिल्ली में 15 जगह की ग्राम पंचायतों में या छोटी जगह पर जा रहे हैं, वहां वो साथ जा रहे हैं, तो वो उनके साथ हैं, भाई वहां खड़े हो रहे हैं। तो बात अलग है, आरएलपी से खड़े होंगे और उनको जितना मिलता है, कितना वोट मिलेगा वो वहां की जनता का आशीर्वाद के रूप में होगा, लेकिन उनके भाई हमारे साथ हैं और उसमें चल रहे हैं। और एक दो और उम्मीदवार थे, ये नहीं है कि साड़ा के अंदर एक यही उम्मीदवार थे, पृथ्वी जी थे, एक और उम्मीदवार थे, वो भी बैठे हैं। तो उसके लिए नहीं कह सकते कि साहब इनके दबाव की राजनीति है। ये कोई बात नहीं, कोई पार्टी का सदस्य होता है, उसको लगता है कि मेरे को टिकट नहीं मिली, उन्होंने नामांकन भर दिया है, भाव विवेश में आकर के पार्टी प्रयास करती है और उसमें हमने सफल हुए हैं। और कांग्रेस ही प्रयास करती है, कांग्रेस ने भी किए हैं। तो उसमें लोकतंत्र की वाली बातें या करने की बातें आती है, तो कांग्रेस अपने पीछे के इतिहास में देखे कि 8 महीने पहले हमने क्या किया, कैसे लोकतंत्र में आपने जाकर के होटलों के अंदर बचाने की, आप कह रहे हैं हमने जाकर के होटलों बचाया, अपने साथी के साथ क्या किया। हेलीकॉप्टर में जाए कोई बात नहीं, हेलीकॉप्टर में जाइए, कौन मना करता है, लेकिन खाट भी तोड़ देते हैं ना, नीचे भी उतार देते हैं। ये भी देखिए ना, जनता के सामने नारे किसके लगते हैं। और आप देखिए कि जिस प्रकार से राजसमंद की हो चाहे साड़ा की हो, जहां पर कांग्रेस ने जिस प्रकार से प्रशासन का दुरुपयोग कर करके नरेगा की जो लेबर थी उनको, मैंने खुद ने देखा वहां पर कंटिन्यू उनको लेके आए, और लास्ट में तो ये स्थिति हुई जैसे गहलोत साहब बोलने लगे, सारी वो वहां से जाने लगी। वो कार्यकर्ता होते या वोटर से होते जो कांग्रेस के माने जाते हैं, तो वो जाते नहीं वहां से, उनको लेके आया गया, उनको कहा गया कि 2-2, 3-3 दिन की आपकी दाढ़ी दी जाएगी, आप वहां चलिए। प्रशासनिक पूरा भी खर्चा था ही नहीं, सरकार इनकी है। निर्वाचन आयोग से आपने इसकी कोई शिकायत की क्या? निर्वाचन आयोग के सामने आप इसको लेकर गए क्या? नहीं, शिकायत होनी नहीं, मैं कह रहा हूँ साफ साफ दिख रहा है वहां पर निर्वाचन आयोग को, वहां खुद है, इनका प्रशासनिक खुद ढांचा है, वो खुद देखने जाकर क्या है। और वहां के क्षेत्र को तो कहा ही ना, क्षेत्र को कहा है। आजकल तो चुनाव आयोग के अंदर वीडियो जैसी सुविधा करी हुई है, सारा काम है, उनके प्रयोजक है, वहां आए हुए हैं। तो प्रशासन तो इनके अंडर में है ना भाई। स्टेट का जो एक तरह से निर्वाचन का आयोग का बनाया हुआ है वो एक सिस्टम अलग है, लेकिन वहां का जो जोनल जो होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट के अलावा उपखंड का कार्य स्तर पर होगा, वो सरकार के अधीनस्थ होगा। बस चुनाव तक मान सकते हैं उसको, बाकी तो सारा काम इन्हीं ही करेंगे। सारी की सारी मैं बताऊं, गंगानगर हनुमानगढ़ की सारी पुलिस वहां बैठी थी, वहां के आरएसी के जवानों को इन्होंने लगा रखा था, और सारा का सारा आप देखिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके कैसे लोगों को लेके आए गए वहां पर। जी राजेंद्र जी, अभी आपने सुना अशोक जी को, उनका ये कहना है कि टीम बी के तौर पर इसलिए काम कर रही है क्योंकि उन्हें जो प्रत्याशी उतारे हैं वो कांग्रेस को फायदा देने के लिए उतारे हैं।
एक तरह से वो ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशियों में दम नहीं है और वो वोट काटने के लिए आरएलपी के साथ मिलकर अपने प्रत्याशियों को ऐसा उतार रहे हैं। प्रभात जी, अशोक जी को सुन रहा था, पता है क्या लॉजिक दे रहे हैं उस पे, मतलब हंसी आती है कि किस तरीके की बातें कर रहे हैं। वसुंधरा जी के लिए एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। वसुंधरा जी अभी तक नदारत है, पोस्टर्स पे उनका फोटो नहीं होता है, ऐसी तो बातें चल रही है। खैर, इनका ये अंदरूनी मामला है कि इनका अंतर्कलह किस हद तक जा चुका है ये जाने, इनकी पार्टी जाने। दूसरा बात, आरएलपी को, जैसा आपने कहा कि भाई आरएलपी एनडीए का घटक दल थी, एनडीए के साथ में राजस्थान में इन्होंने मतलब गठबंधन करके चुनाव लड़ा और नागौर की सीट इनको आरएलपी को मिली। और हनुमान बेनीवाल किस तरीके से इनसे अलग हुए, किसान मुद्दे को बनाकर लोकसभा के अंदर जो उन्होंने वक्तव्य दिया, और यहां तक उन्होंने तो भाजपा को खुली चुनौती दी थी उस वक्त कि अगर भाजपा के जो राजस्थान से 25 सांसद जीते हुए हैं, वो सारे सांसद इस्तीफा देके दोबारा चुनाव लड़के देख ले। मुद्दा ये है ना, राजस्थान से 25 सांसद जीते हुए कोई कुछ बोलता नहीं है राजस्थान के हितों में। हनुमान बेनीवाल इनसे विद्रोह करके बाहर निकले, तो आज ये हनुमान बेनीवाल को हमारी बी टीम कह रहे हैं, जबकि वो उनके साथ में थे। हमारा उनके साथ में कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे साथ में एक प्रतिद्वंदी के तौर पे है, हम उनको एक प्रतिद्वंदी के तौर पे ही लेते हैं। रही बात आरएलपी, तो आरएलपी तो इनका घटक दल था एक टाइम में, और पूरा का पूरा चुनाव और पूरा का पूरा मतलब लोकसभा में उनके साथ बैठते थे ये। और आज ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, उनको फायदा देने के लिए, भाई वो लोकतंत्र है, चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ेंगे वो चुनाव, उनके आदमी लड़ेंगे, जिस भी धारा की वो राजनीति करते हैं। आज किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा है। आज आपने देखा होगा, मतलब केंद्र सरकार ने अपने घटक दलों से, अपने मंत्रियों से मशवरा करे बगैर किसानों के जो मुद्दे पे जो बिल कानून बनाए, तो वो सारी की सारी बातें वो अपनी आप में चल रही है। जिस तरीके से राकेश टिकैत पर कल हमला हुआ, उसमें जो हमले का जो मुख्य आरोपी है वो इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ में फोटो खिंचाते हुए वो दिखा है। तो आप धारीवाल जी भी थे, कोटा में धारीवाल जी भी थे, जिस तरीके से धारीवाल जी भी थे, जो इनका इतिहास है, वो भी इन्होंने गुंडे के साथ थे, जो लादूलाल जी पितलिया के साथ में जो किया। लादूलाल जी पितलिया की अगर आप वो पूरा का पूरा उनका पत्र और उनकी वीडियो ऑडियो जो सुनेंगे, उसमें वो बहुत ही घबराए हुए और बहुत ही मार्मिक अपील कर रहे हैं कि मेरे लिए मेरा परिवार और मेरा व्यापार पहले है, राजनीति से मैं पूरी तरीके से, मतलब वो बहुत ज्यादा निराश थे जिस तरीके से उन्होंने कल। तो आज आप देखिए ना कि आज लोकतंत्र के अंदर निर्दलीय हो चाहे किसी राजनीतिक दल का हो, सबको चुनाव लड़ने का हक है। जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का या दूसरे प्रदेश के अंदर जो वहां की जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करके, या इनकम टैक्स का या ईडी का दुरुपयोग करके उनके प्रतिष्ठानों को बंद कराया गया, तो अपने आप में सबसे बड़ी बात है ना। तो भाजपा कौन सा प्रतिष्ठान था बताइए, आप बताओ कौन सा जी, पूरा का पूरा बताओ ना राजेंद्र जी, बताओ ना कौन सा प्रतिष्ठान है। रेडीमेड का पूरा कारोबार था, उस कारोबार को बंद कराने का। और वो आपके पास कहां से आए सोर्सेज? ये अखबार आप अखबार पढ़ लीजिए, सारे के सारे बेंगलोर के अंदर सोशल मीडिया के आधार पर आप कह रहे हो। कोई सोशल मीडिया नहीं सर, आज आप अथेंटिक का है, कोई बात नहीं। आपको हमने उनका स्टेटमेंट है क्या? एक फोटो भी छपा है जिसमें उनके पिता को, उनका जो बेटा है, उनको लादूलाल जी को उनका बेटा ले जा रहा है, क्योंकि उनकी नाराजगी इस हद तक वहां पर पहुंच गई कि वो अपनी बात मीडिया के सामने रखना चाह रहे थे। देखा उसको पूरा, अगलों ने नामांकन वापस लिया, वो वापस जा रहे हैं, और उनका अशोक जी चलिए, और उस फोटो को क्लिक करके उसको दिया गया है, पूरा वीडियो बनाया हुआ उसके अंदर बकायदा। और जिस एजेंसियों का, ईडी का, इनकम टैक्स का या जांच एजेंसियों का मतलब डर दिखाकर उनका नामांकन वापस लिया गया है, तो वो अपने आप में चुनाव लड़ोगे आप इसी आधार पर चुनाव लड़ोगे, इसी आधार पर लड़ोगे, या स्टेट गवर्नमेंट ने जो काम किया उसके आधार पर चुनाव लड़ोगे? आप बताइए, चुनाव किस पर लड़ोगे? 2.5 साल में जवाब दीजिए ना, आपने काम नहीं किया ना, वापस लड़ोगे चुनाव? आपको डर था नहीं, आपको उस बात का डर था कि वो आज नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप चुनाव किस पे लड़ोगे? काम पर लड़ोगे ना, काम पर लड़ोगे ना, के अंदर सबको चुनाव लड़ने का हक लड़ोगे सर। तो आपने बेरोजगार संघ वालों को कैसे बिठाया? बेरोजगार संघ वालों को कैसे बिठाया? अशोक जी एक मिनट,
अशोक जी, और मेरा सवाल, अशोक जी मेरा सवाल, राजसमंद के अंदर पालीवाल जी बैठे हैं, राजन जी एक बैठे हैं सेकंड, ना। राजन जी एक सेकंड, मैं अशोक जी से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। अशोक जी मेरा सवाल, चलिए जी, मान लीजिए कल मेरी बात हुई थी, एक तो मदन राठौर जी से बात हुई थी और एक जो रामलाल शर्मा जी है, उन दोनों से बात हुई थी। दोपहर का पूरा ये प्रकरण है, सुबह से दोपहर के बीच का पूरा प्रकरण रहा होगा, लेकिन शाम तक किसी बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने लालूलाल से उनसे कोई बात करने की कोशिश नहीं की। उनका ये कहना था कि अभी तक उनका कोई वर्जन नहीं आया, हमारी कोई बात नहीं हुई है। क्या आज तक कोई बात हुई है लालूलाल पीतलिया जी से कि क्या उन्होंने ऐसा किया? अगर नहीं किया तो वो अपना एक स्पष्टीकरण क्यों मीडिया के सामने नहीं रखते? क्योंकि इससे अगर नुकसान होगा तो बीजेपी को होगा। बीजेपी नुकसान से बचने के लिए क्यों उनसे ये नहीं कहती कि सामने आकर वो बोले कि ये उनका लेटर नहीं है, ये उनकी आवाज नहीं है? ये तो कोशिश करनी चाहिए बीजेपी को, ताकि स्पष्ट हो जाए। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये मैंने लेटर लिखा है, ये मेरी आवाज है। मतलब बर्डन मेरे पर आएगा, यदि कोई कहता है तो साबित वो करेगा ना इनकी आवाज है। मतलब बीजेपी साबित करेगी कि ये आवाज उनकी नहीं है, लेटर उनका नहीं है। तो सरकार ने 30 तारीख तक उसको लेटर को दबा के क्यों बैठा? आपने क्या किया उस पर कार्रवाई? आज तो 3 तारीख होने आ गई ना, तो आपने क्या किया उसकी कार्रवाई? आपने सुरक्षा दी 1 तारीख तक, 31 तक दी उनको सुरक्षा। आप सरकार भी दबा के बैठी ना। तो मैं तो हम कह रहे हैं कि ये रिलीज जो किया गया है लेटर, ये एक माध्यम से, जिस प्रकार से अगस्त के अंदर जो वीडियो वायरल किया गया था, सचिन जो एक बना करके विवाद में सचिन पायलट को अंदर नहीं आने दिया गया, राजस्थान में प्रवेश नहीं करने दिया गया, फिर ऐसी भी किया गया जो जिसको ओएस दिए हैं इनके, जो मीडिया देखते हैं मुख्यमंत्री जी के, उसी प्रकार से कांग्रेस कर सकती है, कुछ भी कर सकती है चुनावों के लिए। चुनावों के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं कांग्रेस क्या इस आधार पर लड़ेगी चुनाव? और दूसरी बात आती है कि आपने कहा कि हमारे, हम बताऊं आपके, उसके समय प्रदेश मंत्री जी हमारे श्रवण जी थे, वहां के जो लोकल जो जितने भी मंडल से संबंधित और जो जिले के जो पदाधिकारी थे, उसमें कुछ पदाधिकारी वहां वो भी शामिल थे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी का इसके उनके साथ नहीं थे, किसी ने उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, कुछ दिनों बाद में स्टेटमेंट भी आ जाएगा। भाई एक बार किसी को लगता है कि मेरा यह चुनाव था, मुझे लड़ना था, क्यों एक पार्टी उनको हिसाब से, तो कुछ दिनों बाद में आ जाएगा स्टेटमेंट। उसके आधार पर आप इतना कर रहे हो। यदि आपको पितलिया जी को, आपको लगता था कांग्रेस को कि पितलिया जी खड़े हम जीत जाएंगे, तो मतलब आपको उनसे कितना अच्छा लग रहा था कि पितलिया जी खड़े रहे तो हम जीते। तो आप विकास पर तो आधार पर तो कुछ नहीं थे ना, कांग्रेस विकास के आधार पर तो कुछ नहीं थी। आप काम करते तो आज इतना इसको मुद्दा बना करके ये नहीं कहते कि साहब हमने तो काम किया, ये भी मुद्दा है। लेकिन आप तो 2 दिन से मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार ढिंढारा पीटा। कल एक घटना घटित होती है अलवर के अंदर, मुख्यमंत्री जी ने 1 घंटे में ट्वीट कर दिया उसके बारे में, बिना मतलब जांच किए, कुछ नहीं किया। पुलिस की जांच एजेंसी ऐसी कोई बात नहीं करी कि जिस प्रकार से उसका बीजेपी से इन्वॉल्वमेंट हो। अब पता है कि 16 लोग गिरफ्तार हुए सर, 16 लोग गिरफ्तार हुए। नहीं 16 लोग गिरफ्तार हुएंगे, उसमें हमारा क्या मतलब? उसमें 16 दिन जो यदि कानून सम्मत को विरोध करेगा तो होगा, उनको गिरफ्तार करो, कौन मना करता है? लेकिन कांग्रेस पार्टी, यदि सरकार तो फेलियर हो गई ना, आपने सिक्योरिटी नहीं दी उन लोगों को जो महत्वपूर्ण है, जो ये कह रहे हैं कृषि कानून के लिए वो पूरे ऑल वर्ल्ड, ऑल इंडिया में घूम रहे हैं, और उनको राजस्थान सरकार सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है। इससे बड़ी क्या बात होगी? जो कहते हैं हम सबको सिक्योरिटी देंगे, प्रभात जी क्या होगा? प्रभात जी अशोक जी के पास में, हेलो प्रभात जी, अशोक जी के पास में कहने के लिए आज कुछ भी नहीं है, इसलिए वो बातों को घुमा रहे हैं। असली बात ये है कि कर्नाटका के अंदर आप कर लो कार्रवाई, कौन मना कर रहा है? आपको करो ना, यदि इसमें इन्वॉल्वमेंट आता करो ना। बाकी स्टेटमेंट देने से क्या मतलब होता है? खाली स्टेटमेंट दे रहे हो। सुनिए राजेंद्र जी को, सुनिए क्या कह रहे हैं, राजेंद्र जी को सुनिए। कर्नाटका के अंदर सरकार किसकी है? कर्नाटका के अंदर भाजपा की सरकार है। मुद्दा राजस्थान में तो आपकी है ना, राजस्थान में आपकी है। आज व्यापार के ऊपर आपके पास 30 तारीख को लेटर आया ना, अशोक क्या किया बताइए? की गई है, लालूलाल जी पे नहीं की गई है। लालूलाल जी को इनडायरेक्टली प्रेशराइज किया गया है। लालूलाल जी को पूरी सुरक्षा राजस्थान में मिली हुई है, लेकिन उनके व्यापार पे चोट की गई, इसलिए वो पीड़ित हो गए और उन्होंने अपना का पर्चा उठाया। उन्होंने यही बात चिट्ठी में लिखी है और वही ऑडियो वायरल हुआ है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई 16 आरोपी पकड़े गए हैं अलवर वाले प्रकरण में, जिन्होंने राकेश टिकैत जी पर हमला किया, जानलेवा हमला किया। गनर की जो मतलब राजाराम जी क्या कर रहे थे, आपकी सरकार क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी? आप सिक्योरिटी दोगे? बातें सारी बात आपके स्टेट के अंदर, आपने सरकार के अंदर सब कुछ हो रहा है। तो जी आप मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि भाई मतलब वो स्वागत करने के लिए रुकवाया उन्होंने। अब आप एक चीज देखिए ना, आपका तो पुराना ये नहीं पता कि अच्छा इतना नहीं मालूम कि स्वागत करने वाले 35-40 लोग ये हैं और वो लोग हो जाएंगे, फिर प्रशासन क्या कर रहा था?
ये प्रशासन क्या कर रहा था ना, बताइए ना, प्रशासन क्या कर रहा था? शासन क्या करेगा? अरे भाई वापस आऊंगा अभी आप। अच्छा, प्रशासन कुछ नहीं करे तो सरकार क्या चला रहे हो आप? सरकार चला रहे हो ना आप? जी, आपका इतिहास है, मेरा तो सरकार चला रहे हो या और कुछ चला रहे हो? क्या से आप आपका मोस्ट आदमी है, उसको आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो, नहीं कर सकते। अलग अलग बात लगा रहे हो, कोई बीजेपी का लगा रहे हो। मान लो वो नहीं होते, कोई तीसरा एक्स आदमी होता तो, मान लो उनके लिए कोई एक्स आदमी होता तो क्या होता? फिर भी आप ये कहते क्या उसको? अशोक जी आ रहा हूं मैं, अशोक जी मैं आ रहा हूं। श्याम जी क्या लग रहा है आपको, फैंटम फैक्टर माना जा रहा है पीतलिया को, क्या इसका असर किसी एक सीट पर, या फिर आपको लग रहा है कि तीनों सीटों पर यह फैंटम फैक्टर के तौर पर देखा जाएगा आने वाले दिनों में? देखिए प्रभात जी, क्योंकि अभी अशोक जी कह रहे थे हमने तो कुछ नहीं किया, आपके वहां कर्नाटक के राजस्व मंत्री हैं, उनका नाम है आर अशोक, और एक एमएलसी हैं लहर सिंह। दोनों व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी थी, या तो मना लो उनको, नहीं तो उनको कहो कि तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा भविष्य में। तो दोनों ही तरह की धमकियां काम में आई और उन्होंने नाम वापस लिया। ये चीज ये बात कोई ऑडियो में आई है, ऐसी कोई बात है? अशोक जी सुन तो लीजिए, मैं अरे आप सुन तो लीजिए, कयास है ना, कयास सुन रही हूँ, तो सुन रही हूँ। मैं तो पर्टिकुलर नाम, मैं आपको पर्टिकुलर नाम बता रहा, रेवेन्यू मिनिस्टर का नाम बता रहा हूँ, एमएलसी का नाम बता रहा हूँ, मैंने और किसी का नाम नहीं लिया, मैंने अशोक जी का नाम नहीं लिया कि अशोक जी ने उनको प्रेशराइज किया। प्रेशराइज वही कर सकता है जो शासन में मंत्री पद पर बैठा हो। प्रेशराइज नहीं है ये, मतलब कोई बात करना उसको प्रेशराइज करोगे? तो लीजिए कि देखिए सत्ता का सदुपयोग यही तो होता है, और क्या है। आप कांग्रेस के ऊपर सत्ता का सदुपयोग का आरोप लगा रहे हो, तो आपके ऊपर भी लग रहा है ना आरोप, क्योंकि वो वहां पे कारोबार करते इसलिए आपने वहां का सहयोग लिया, नहीं तो आप क्यों लेते? आपका कर्नाटक से क्या लेना देना था राजस्थान को? क्योंकि राजस्थान का व्यक्ति वहां व्यवसाय करता है और वो चुनाव लड़ने के लिए आ गए, और आपके अनुरूप चुनाव नहीं लड़ रहा, आपके निर्दलीय चुनाव आपके पार्टी को चुनौती दे रहा है, इसलिए आपको खलबली थी। और निश्चित रूप से क्योंकि 30,000 वोट लेके गया था, इस कारण आप चुनाव हारे थे, आपको पता है कि आपने चुनाव हारा, उसके कारण इसलिए आपको स्थिति खराब हो रही थी, इसलिए आपने ऐसा किया। करता है, हर एक कोई करता है, इसमें दो राय नहीं। आपने किया या कांग्रेस भी करती थी, कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो सकते हो। आप कह रहे हो ना नरेगा में लोग लेके आए, आप तो चुनाव पर्यवेक्षक तो किसका होता है? राजस्थान सरकार का होता नहीं है, केंद्र सरकार का भी नहीं होता। देखिए राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो है सुनील अरोड़ा जी, उन्होंने दो आपके यहाँ पर्यवेक्षक लगाए, दोनों ने नंबर रिलीज कर रखे हैं। आपकी पार्टी को नंबर मिले नहीं तो मैं दे दूंगा। आपने शिकायत क्यों नहीं की कि नरेगा के लोग बैठा रखे हैं आपने? आपको नहीं मालूम क्या? आपको मालूम है ना, आपको मालूम है ना, आप पत्रकारिता करते हैं ना, आपको सोर्स आए होंगे तो आपका भी कुछ बनता है ना। हमने भी ये बात कही कि ये आगे आप हम पर बटन कर रहे हो, तो आपका भी तो बनता है ना कि आई या नहीं आई। आप तो कहते हो नहीं आई, आप मना करते हो नहीं आई। आप तो ये कहते हो कि मैं हमारी पार्टी ने किया नहीं किया, आप तो कहते हो नरेगा आई या नहीं आई। आप कहते नहीं, वो तो आम आदमी थे और इनके कार्यकर्ता थे और इनके वोटर थे, वो आए। आप ये बता दीजिए नरेगा है या नहीं है? मैं आप सुनो तो नरेगा है नहीं, सुन तो लूंगा मैं। अरे आप ये बताइए नरेगा थी या नहीं, ये बता दीजिए आप। तो देखिएगा कि अगर मैं ये काम करूंगा तो फिर राजनीतिक पार्टी क्या करेगी? आपकी राजनीतिक पार्टी, आपका भी ये, आपकी भी दायित्व ये बनता है कि सही स्थिति रखें, नरेगा थी या नहीं। यदि आपको पास यदि सूचना आ गई, क्या तो कभी ऐसा मेरे पास सूचना नहीं थी, आपके थ्रू मिली है? नहीं, मैं निश्चित रूप से मेरे को कोई सूचना नहीं थी, आपको सूचना थी, आप शिकायत कर सकते हो। मेरा तो वहां पे, मैं गया भी नहीं वहां पर, मैं कैसे कह सकता हूँ कि नरेगा के मजदूर थे? क्योंकि आपको साबित करना है, उसका फायदा आपको मिलना है ना आने वाले समय में, इसलिए आपको शिकायत करनी चाहिए थी। दो चुनाव पर्यवेक्षक बैठे हैं, आपने शिकायत करना। आप ये करो कि शासन का दुरुपयोग, शासन भी किसके अधीन है? अभी निर्वाचन आयोग के अधीन है, ना कि निर्वाचन आयोग का अधीन है, लेकिन स्टेट लेवल तक है, वहां लेवल तक नहीं है। मैं तो खुद जाता हूँ ना, मैं तो खुद जाता हूँ वहां पर। आप श्याम जी, मैं खुद जाता हूँ, हमें मालूम है ना क्या चीज है, वस्तुस्थिति क्या है। सरकार तो आपकी भी रही है ना, जब आप कहते थे शासन का दुरुपयोग नहीं होता, अब आप कह रहे हो शासन का वर्तमान की बात कर रहे हैं। आप तो पीछे भूत के ले जाओ, फिर मैं कांग्रेस के लेके चल जाऊंगा। अरे तो आप सुन तो लो जरा, क्योंकि हर चीज में जब शासन में आप होते हो तो आप उसको डिनाई करते हो। मत करो, नैतिक रूप से सरकार आपको क्या शिकायत करी है नहीं करी है, वहां की लोकल लेवल में किया होगा, शिकायत किया होगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नैतिक रूप से यदि नरेगा लेके जाते हैं, नरेगा को वहां पर यदि मजदूरों को लेके जाते हैं, भाई बहनों को लेके जाते हैं, तो क्या कांग्रेस या नैतिक रूप से ये सही है या गलत है? अरे तो इसका तो खंडन करना चाहिए। क्या तो राजेंद्र जी कहते हैं कि हम नहीं लेके गए। आप बताइए, ये आप आरोप लगा रहे हो, आप सिद्ध करके देते ना। आप वहां का ये कह रहा हूँ, ये आरोप पितलिया जी में है, तो ये सिद्ध नहीं है उससे,
तो यही कह रहा हूं मैं, सिद्ध नहीं है। आप अरे तो सिद्ध कीजिए, सुनो, दोनों अरे में आप कैलकुलेट मत कीजिए। तो यही मेरी तो बात आपको दोनों मुझसे में निकालना फर्क चाहता था मैं, आप है, क्या दोनों में कहना चाह रहे हो, फर्क है, यही तो मैं अरे कह रहा हूँ। दोनों में अब इसमें अलग है। तो हमने अरे कहा नरेगा लेके, आपने कहा कि नहीं। अशोक, दोनों अशोक में जी जरा फर्क है। सुनिए, एक देखिए एक मामले में डॉक्यूमेंट एविडेंस है, दूसरे मामले में सिर्फ बात है, दोनों में फर्क है। डॉक्यूमेंट्री की उसको प्रूफ नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट्री कोई लिख सकता है उसको, डॉक्यूमेंट्री नहीं वो है। जांच में आएगा ना। यदि 30 तारीख को कहीं यदि कहीं सरकार के पास यदि आ बात चुका है, है, मुख्यमंत्री के जांच पास आ में चुका है, सामने तो आएगी। मुख्यमंत्री ने उसको दबा के क्यों बैठा? अरे मुख्यमंत्री आप जी क्यों दबा के बैठे? आप सुनिए तो सही। देखिए, क्या अगर वो कैंडिडेट है, कैंडिडेट के रूप में शिकायत करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी होती है वहां के निर्वाचन अधिकारी की कार्रवाई करने की, ना कि सरकार की। नहीं, का सरकार को नहीं लिखा होता, उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा, मुख्यमंत्री रेफर कर देते उसको। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रेफर करते ना कि मेरे पास ये शिकायत आई है, इसको रेफर किया क्या अब रेफर? उन्होंने होम सेक्रेटरी को कहा होगा, होम सेक्रेटरी जाने। अब अब आप कहा होगा, आप अब सुनिए कहा होगा तो सुनिए। कहां से नहीं अरे होगा? अरे अशोक जी, जरा सुनिए तो सही। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आने वाले समय में वसुंधरा जी के साथ क्या सतीश पूनिया साथ साथ चुनाव प्रचार में जाएंगे? क्या वो संदेश जाएगा? ये सचिन पायलट को लेके चले गए, सचिन पायलट इनके पक्ष में बोल के आ गए कि सरकार मेरी है, सरकार जो काम कर रही है कर रही। इन्होंने एक चालाकी तो इनके प्रभारी जी ने की, इनके प्रभारी निश्चित रूप से उनको साथ लेके जाने में कामयाब रहे, ये तो आप मानते हैं। आपके प्रभारी जी आपके वसुंधरा जी को साथ ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए, इसका आपको निश्चित रूप से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैं मानता हूँ भविष्य में आप अपने वसुंधरा जी को तो ले जाओ वहां पे प्रचार प्रसार के लिए, और हो सकता हो आपको वोट मिले उसका, उसमें दोनों पार्टी में, राजनीतिक पार्टी में अपने अपने पार्टी के जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनका प्रभाव है निश्चित रूप से, और 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, उनको आप साथ ले जाने में आनाकानी पता नहीं क्यों पार्टी करती, मुझे नहीं पता। लेकिन क्योंकि वो आपकी लीडर है, और आप कहते भी क्योंकि स्टार प्रचारक के रूप में आपने प्रचारित किया है, आने वाले समय में मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी अपने पार्टी के प्रमुख है और वो भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने तोड़फोड़ करके जातिगत आधार पर जो कैंडिडेट खड़े किए, वो दोनों पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इसमें 2 राय नहीं। आप कहते हैं कि इतने परसेंट लेके उतने परसेंट मिले, आप पंचायत की चुनाव की बात हर जाइए, ये विधानसभा का चुनाव है, और विधानसभा के चुनाव में यदि आरएलपी आपके कुछ वोट काटती है या कांग्रेस के वोट काटती है, निश्चित रूप से जीत हार में उसका परिणाम सामने आएगा। अगर हार गए किसी कारण से आरएलपी के माध्यम, फिर आप कहोगे ना आरएलपी के कारण हारे, कांग्रेस ने हमको नहीं हराया। ये बात सही है, क्योंकि वो आपके घटक दल के थे, आपसे विद्रोह करके बाहर गए, अब वो आपके नहीं है, इसलिए आपको कह रहे हो कांग्रेस की बी पार्टी है। पहले आपकी बी पार्टी होती थी, आप कांग्रेस की बी पार्टी है। तो अलग अलग राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अलग अलग गठबंधन था उसमें, बी टाइम कैसे बोलोगे? गठबंधन था। आप, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, आप गठबंधन नहीं हो तो बी टीम होती है। अरे तो फिर भी तो वो आप वो कहते थे लोकसभा में गठबंधन किया है मैंने, गठबंधन की तो है राजनीति, और क्या है? गठबंधन में बी टीम कैसे बोले जाएगा? अरे आप बताइए, आपने कहा था कि केवल लोकसभा में मैंने गठबंधन किया है, विधानसभा में मेरा कोई गठबंधन नहीं है, नगर पालिका में कोई गठबंधन, पंचायत चुनाव में विधानसभा में लड़े ना, खींवसर में चुनाव में साथ लड़े ना, बीजेपी ने छोड़ी थी ना सीट विधानसभा के अंदर। वो तो इसलिए, वो तो आपकी मजबूरी थी, नहीं तो आप तो कैंडिडेट खड़ा करने वाले थे। मतलब आप, मतलब जिस प्रकार से कुछ भी कहो, अरे मतलब आपने एक बी टीम साबित करने में लग रहे हो आप। तो यही तो हम कह रहे हैं कि बी टीम कांग्रेस की हो रही है, उस समय बी टीम नहीं थी, गठबंधन था। सुनो, अगर तथ्यों के परे कोई बात कहता हूँ तो आप अपनी बात रखना, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उस वक्त गठबंधन के तहत जब आपने पंचायत का चुनाव लड़ा था तो आपने कहा था, उन्होंने कहा कि मेरा कोई गठबंधन नहीं है, मेरा तो केवल लोकसभा में था। विधानसभा के चुनाव में क्योंकि उन्होंने अब गठबंधन कह दिया कि भाई मैं करके समझौता करके आ गया हूँ, मैं अपने भाई को चुनाव लड़ा रहा हूँ, बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी। नहीं तो आपके तो वहां अरुण चतुर्वेदी गए ही थे, कैंडिडेट तैयार किया ही था कि हम तो इसको लड़ाएंगे। तो ये अलग अलग परिस्थितियां बदलाव का स्थिति पैदा करती है। यही आज जो चुनाव हो रहा है कि निश्चित रूप से कांग्रेस भी अगर जीतती नहीं है तो उनकी सरकार के ऊपर आने वाली चुनौती पैदा करेगी। निश्चित रूप से अशोक गहलोत को सब कोई कहेंगे कि अब आपकी स्थिति ठीक नहीं, इसलिए छोड़ो। और अगर आप हारते हो तो निश्चित रूप से आने वाले में 2024 का जो चुनाव होगा तो वो चुनौतीपूर्ण होगा कि आपको कहा जाएगा कि आप वजूद नहीं है, आप बिना वसुंधरा जी के जीत नहीं पाओगे, इसलिए थोड़ा वसुंधरा जी को साथ रखो। ये सारी चीजें परिस्थिति कहलाएगी, ये कोई नहीं कहलाता, व्यक्ति विशेष नहीं होता। परिस्थिति निश्चित रूप से बदलाव कैसे पैदा करती है और उसका परिणाम सामने आता है। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसीलिए इस चुनाव को काफी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई इंडिविजुअल लेवल पर नहीं है राजनेताओं के लिए, बल्कि पार्टियों के लिए भी वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि जो आंकड़ा फिलहाल विधानसभा में है, राजस्थान विधानसभा में, उसके लिए एक एक सीट दोनों राजनीतिक दलों के लिए बड़े मायने रखती है। फिलहाल किन मुद्दों को लेकर आगे अब ये राजनीति आगे बढ़ेगी, इसका पता भी 2 मई को चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास खबर में हमसे जुड़ने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।